चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हम लोग पढ़ रहे हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और जिसपे हम बात कर चुके हैं कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन पर इंड एस 110 अप्लाई होता है, इंड एस 110। और वो कैसे अप्लाई होगा, उसका क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स उसमें हैं, कंसोलिडेशन की क्या क्या तरीके, क्या क्या प्रोसेस है, वो हम डिस्कस उसमें करने वाले हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखिए कंसोलिडेशन प्रोसीजर इंड एस 110। कंसोलिडेशन कैसे होगा, आज हम उसकी प्रोसीजर पढ़ने वाले हैं, आज से मतलब। ठीक है सर, तो इसमें एग्जाम्पल कंसीडर कर लेंगे। कंसीडर एग्जाम्पल्स फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए आपको ये एग्जाम्पल्स करने ही पड़ेंगे। ठीक है सर, लिख लिया। मैंने कहा अब आगे बढ़ो। अब एग्जाम्पल में मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल 1, और यहां पर मैं लूंगा नो एनसीआई एंड कंसोलिडेशन ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। सर मतलब अभी आएगा, मतलब भी समझ में आएगा। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट्स फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट्स। ठीक है सर, एक कॉलम पर्टिकुलर्स के लिए, एक कॉलम एच लिमिटेड नाम की कंपनी के लिए, एक कॉलम एस लिमिटेड नाम की कंपनी के लिए। 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट है ये, या 2019 की कर लें। ठीक है सर, अब यहां पर दिया है आपको इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। मैं थोड़ा डिटेल्ड फॉर्मेट नहीं बनवा रहा हूं, जनरल फॉर्मेट की बात कर रहे हैं अभी। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए वाली है। रिजर्व एंड सरप्लस है नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं और करंट लाइबिलिटीज हैं, और फिर टोटल है, फिर नॉन करंट। हाँ जी, थोड़ा ऊपर करना। हाँ ऊपर ले लिया। बनाई हमने बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट में ही है, लेकिन बहुत डिटेल्ड प्रेजेंटेशन नहीं किया है अभी। हालांकि मेन जब बैलेंस शीट हम बनाएंगे क्वेश्चंस में, तो इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस एक साथ एक हेडिंग में आते हैं, शेयर होल्डर्स फंड, तो वो प्रॉपर बनाएंगे। अब यहां पर हम असेट्स की बात करेंगे, तो नॉन करेंट एसेट्स,
इसमें मैं ले लेता हूं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, और फिर ले लेते हैं करंट एसेट्स। जरा एक दो लाइन छोड़ के फिर लिखना करंट एसेट्स। तो सर हम कंसोलिडेशन के क्वेश्चन शुरू कर चुके हैं क्या? नहीं, हमने क्वेश्चन शुरू नहीं किए हैं, हमने बेसिक एग्जांपल्स हम लोग ले रहे हैं जो कि कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए बहुत जरूरी है। 10 लाख की इक्विटी कैपिटल है, इसकी 5 लाख की ले लेते हैं। 3 लाख, 2 लाख, उसके बाद 1,80,000, 1,20,000, 150 और 50, ये 16 लाख आ रहा है, ये 9 लाख आ रहा है। और यहां पर 100% शेयर्स एक्वायर्ड, ठीक है। डेफिनेटली यहां जो टोटल आएगा वो तो 16 लाख ही आना है। क्वेश्चन को ध्यान से उतारिए, प्रॉपरली नोट करिए। 16 लाख, और 100% शेयर्स ले रखे हैं, मतलब जो एस लिमिटेड के शेयर कैपिटल है देखिए 5 लाख, यानी 50,000 शेयर 10 रुपए वाले हैं, 50,000 शेयर 10 रुपीज वाले, पूरे 50,000 ही ले रखे हैं। लेकिन शेयर कैपिटल जरूरी नहीं हो सेम रेट पे लियो, वो अलग भी ली जा सकती है। तो जैसे कि मैं यहां पर ले लेता हूं सपोज 6,50,000, ये 2,50,000, 6 और 2 8 और 1 9 और ये 7 16। इन्वेस्टमेंट यहां पर नहीं है कुछ भी, और यहां पर 8 लाख और 1 लाख। और लिखें एच लिमिटेड एक्वायर्स 100% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019। एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के शेयर्स 31 मार्च 2019 को ही खरीदे हैं। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, लो भाई एज एट 31 मार्च 2019, सेम डेट। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इंड एस 110 के हिसाब से हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनेगी, अब सबसे पहले वो सीख रहे हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा पहला पार्ट है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, और यही मेन पार्ट है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, चलिए पहले कुछ बातें करते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तो बाद में। डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड बाय एच लिमिटेड। एच ने एस के शेयर्स कब खरीदे? सर 31 मार्च 2019 को ही खरीदे हैं, अभी ताजा ताजा खरीदे हैं सर। सर इसको आप प्यार से बोलते थे डोआ।
चलो अब क्वेश्चन देख के बताइए आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कब की बनानी है? 31 मार्च 19। तो डेट ऑफ कंसोलिडेशन, जी सर डेट ऑफ कंसोलिडेशन भी सर 31 मार्च 2019 है। मैंने कहा मस्त हो गया यार काम ये तो। सर तीसरा पॉइंट अब आप क्या लिखवाने वाले हो? मैंने कहा भाई बताओ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अरे सर आप भी मजाक कर लेते हो सर। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो है किसका होता है? ऑफ एच लिमिटेड इन एस लिमिटेड। सर 100% ही कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। तो मैंने सभी से कहा चौथे पे आइए, चौथे पे। तो आप बोल रहे हैं सर किसका चौथा? अरे चौथा वो वाला नहीं, चौथा पॉइंट है ये। तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इन एस लिमिटेड। अरे सर आप भी ना मजाक कर लेते हो। अच्छा नील है ही नहीं। तो सर ये सवाल बिल्कुल वही बन गया है, नो एनसीआई एंड डीओए इज इक्वल टू डीओसी। डेट ऑफ एक्विजिशन ही डेट ऑफ कंसोलिडेशन है। मतलब आज अभी ताजा ताजा शेयर खरीदे और अभी के अभी हमको बोल दे कि बैलेंस शीट बना दो तो बना देंगे सर, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट सर आपने हमको पढ़ाया तो है ही नहीं कि इंड एस 110 में क्या लिखा है और अब आप सीधे हमसे बैलेंस शीट बनवा रहे हो। मैंने कहा भाई कि जो इंड एस 110 में लिखा है ना वो कॉमन सेंस से हटके नहीं लिखा होगा। मैं फिर दो तरीके बता सकता हूं पढ़ने के। एक तो डरने वाला तरीका हो कि ऐसा इंड एस कहता है, ऐसा इंड एस। अरे इंड एस क्या कहता है, थोड़ा लॉजिकली थोड़ा कॉमन सेंस से भी चल ले। कंसोलिडेट तो करना है, जोड़ना ही तो है, जोड़ देते हैं, टेंशन क्यों पालना। अभी देख लेते हैं क्या होगा। अरे सर अच्छा ऐसा। मैंने कहा हाँ। तो सर आप बैलेंस शीट बना रहे हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल बना रहे हैं। ये देखो थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। बिल्कुल ऊपर कर रहे हैं, ऊपर भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा क्यों, पूरा ऊपर लीजिए। और ये पर्टिकुलर्स कॉलम और यहां पर अमाउंट कॉलम, ये एच लिमिटेड प्लस एस लिमिटेड की बन रही है। अच्छा सर अब क्या करोगे आप? मैंने कहा देखो भाई कुछ भी नहीं, एक तो शेयर कैपिटल आएगी। हाँ सर। सर रिजर्वेंट सरप्लस ये लो, जितना आता है वो तो पढ़ लो। क्यों जबरदस्ती उसको टेंशन लेके पढ़ना कि हम कुछ इंडेस पढ़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसको बड़ा कठिन टॉपिक माना जाता है और सबसे आसानी के साथ हम आपको यही टॉपिक करा देंगे। लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। आपकी बात ही अलग है सर। चलो अच्छा है मेरी बात अलग है तो। हाँ नॉन करंट लाइबिलिटीज और ये लग गया टोटल, मस्त टोटल। और एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, इसमें पीपी तो है ही, एक दो लाइन छोड़ दी और फिर लिख दी मैंने करंट एसेट्स। अरे सर वो इन्वेस्टमेंट कहां गए? अरे कहीं नहीं गए, अभी आ जाएंगे यार, टेंशन मत लो, है ना। और अभी हम देखिए, अभी हम एग्जांपल्स कर रहे हैं तो मैं कोई प्रॉपर वर्किंग नोट बनवाऊं या ऐसा नोट्स टू अकाउंट्स ऐसा नहीं है। बैलेंस शीट को भी हम एक जनरल फॉर्मेट में बना रहे हैं, हालांकि मैंने वर्टिकल फॉर्मेट ही लिया है। सर इंडेस 110 क्या कहता है ये तो बता दो। अच्छा चलो बता देते हैं। इंडेस 110 कहता है कि भैया नॉन करंट एसेट्स को ऐसे के ऐसे ही जोड़ दे, अनलेस जब तक कोई एडजस्टमेंट ना हो। तो भाई हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। पहले दोनों अलग अलग थे, देखिए आप एच और एस अलग अलग थे ना, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। और ये कहते थे कि रहते हैं हम कभी कभी एक दूसरे से खफा खफा। और अब ये कह रहे हैं हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। ठीक है, यहां पर ये एक दूसरे को पहचानते ही नहीं थे, ये दोनों अलग अलग थे। देख रहे हैं आप एच और एस की बैलेंस शीट। यहां पे ये कहते थे एक दूसरे से हम आपके हैं कौन, जबकि इन्वेस्टमेंट पूरा कर दिया था, एच लिमिटेड ने एस के सारे शेयर खरीद लिए थे, तो भी हम आपके हैं कौन था।
और यहां पर ये कह रहे हैं हम साथ साथ हैं। जन्मों के साथ ही। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो पीपीई बताइए, पीपीई एच की कितनी थी और एस की कितनी थी? 7 और 8। तो यहां मैं लिख देता हूं 7 लाख प्लस 8 लाख 15 लाख। अब यही इंडेस 110 में लिखा है और यही मैं मेरे मन में सोचता हूं कि यही होना चाहिए था। करंट एसेट्स 2.5 लाख और 1 लाख। कंसोलिडेशन प्रोसीजर ही तो सिखा रहा हूं मैं आपको। 3.5 लाख। अब सर, अब मैंने कहा रुकिए जरा, आराम से रुकिए। नॉन करेंट लाइबिलिटीज देख लो पहले। नॉन करेंट लाइबिलिटीज देख लें, 180 और 150। सर बस ऐसे जोड़ जोड़ के लिखना है। सर ये तो बहुत इजी लग रहा है। अरे तो इजी है यार, 180 और 150। सर ये तो हमारा 330 हो गया। सर करेंट लाइबिलिटीज, मैंने कहा जी करेंट लाइबिलिटी 120 और 50 जोड़ दो, इसको भी जोड़ दे सर। अरे मैंने कहा जोड़ दो यार, डरो मत। 120 और 50, ये 170 हो गया सर। अच्छा अब सर क्या करना है? अब बचा एक तो इन्वेस्टमेंट बचा, रिजर्व शेयर कैपिटल बची, रिजर्व एंड सरप्लस बचा, और ये आया। मैंने कहा लेकिन 1 मिनट जरा पहले आराम से चल लेते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स तो लिख लें। सर इंपॉर्टेंट नोट्स में क्या लिखवाओगे? मैंने कहा भाई इंपॉर्टेंट नोट्स में मस्त चीजें लिखवाएंगे, टेंशन मत लो। पहला ये इंपॉर्टेंट नोट्स है कंसोलिडेशन प्रोसीजर के। कंसोलिडेशन प्रोसीजर ये कहां है सर? अरे सर ये इंडेस 110 में, आपको नहीं पता? इंडेस 110 में है ये। तो इसमें सर करना क्या है? कुछ नहीं, ऑल नॉन करेंट एंड करेंट एसेट्स all non-current and current assets except इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट, जो एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखे उसको छोड़ दिया अभी हमने। एक्सेप्ट इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट आर एग्रीगेटेड। सर एग्रीगेटेड मतलब, अरे एग्रीगेटेड मतलब कंबाइंड, कंबाइन कर दो। सर इन्वेस्टमेंट को क्यों नहीं किया आपने? इन्वेस्टमेंट को क्यों नहीं किया? वैसे तो उसके इन्वेस्टमेंट तो थे ही नहीं, लेकिन हो सकते थे। अभी हमने नहीं लिए, ले लेंगे आगे कभी। हाँ तो अभी इन्वेस्टमेंट को छोड़ दीजिए, आपसी इन्वेस्टमेंट को छोड़ दीजिए। एच ने एस में जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको छोड़ दीजिए। सर फिर आगे, मैंने कहा आगे आप खुद ही लिख लो। और क्या करोगे? ऑल नॉन करेंट एंड करेंट liabilities are aggregated। अब इसमें एक्सेप्ट शेयर कैपिटल तो लिखना ही नहीं है, क्योंकि वो तो अलग ही आते हैं। भाई जो इन्वेस्टमेंट होते हैं बैलेंस शीट में, वो लॉन्ग टर्म है तो नॉन करेंट एसेट्स में आएंगे, शॉर्ट टर्म है तो करेंट एसेट्स में आएंगे। बैलेंस शीट में तो 2 ही हेडिंग होते हैं एसेट साइड में, नॉन करेंट और करेंट। लेकिन लाइबिलिटीज में 3 होते हैं, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी और शेयर होल्डर फंड। तो यहां पर तो जरूरत ही नहीं है, नॉन करेंट एंड करेंट लाइबिलिटीज को भी एग्रीगेट कर दो। सर एग्रीगेट मतलब, अरे यार ऊपर लिखवाया ना कंबाइंड। सर ये तो मस्त है, हो गया सर, अब हो गया। अब सर अब क्या करना है? लिखो तीसरा पॉइंट, इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट शेयर कैपिटल ऑफ पेरेंट कंपनी is disclosed only। सर मतलब, सर ऐसा क्यों नहीं? सर सब्सिडरी की क्यों नहीं? सर दोनों की शेयर कैपिटल जोड़ दो ना सर आप, 10 लाख और 5 लाख 15 लाख। नहीं 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 नहीं, इंडेस 110 कहता है कि शेयर कैपिटल सिर्फ हम पेरेंट कंपनी की लिखेंगे 10 लाख रुपए की। सर ऐसा क्यों सर? अरे ऐसा क्यों, वो धीरे धीरे आ जाएगा समझ में, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और सर रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस ये भी अच्छी बात है यहां पर।
तो रिजर्व एंड सरप्लस भी इन सीबीएस प्रिपेयर्ड ऑन डोआ, अभी डेट ऑफ एक्विजिशन पर ही प्रिपेयर हो रहा है, प्रिपेयर्ड ऑन डोआ, ठीक है। इन सीबीएस कितना आएगा? ओनली ऑफ पेरेंट कंपनी इज डिस्क्लोज्ड। सर ऐसा क्यों? अभी क्लियर हो जाएगी बात, ऐसा क्यों। तो रिजर्व एंड सरप्लस हमने जोड़ना है, सिर्फ किसके लिखना है? पेरेंट कंपनी के। सर ये तो गलत लग रहा है हमको, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा क्यों अच्छा नहीं लग रहा? रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, हाँ जी। तो सर अब क्या रह गया, जरा ध्यान से देखो, एक मिनट ध्यान से देखना पहले, आराम से। ये दोनों आ गए, ये दोनों आ गए, ये करंट एसेट्स आ गई, ये पीपी आ गए, है ना। अब क्या नहीं आए वो समझिए। ये शेयर कैपिटल भी आ गई, ये रिजर्व एंड सरप्लस भी आ गए। कोई बता सकता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्या क्या फिगर्स हमने इग्नोर कर दिए हैं? एक तो सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं आई, एक सब्सिडरी कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस जो कि उसी दिन थे एक्विजिशन की डेट पर, क्योंकि एक्विजिशन की डेट और कंसोलिडेशन की डेट सेम है, वो नहीं आए, और एक यहां पर ये नहीं आए। इज दिस क्लियर? यस सर। बस, तो इंडेस कहता है 110, यहां पर क्या कहता है जरा ध्यान से समझ लें, बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहां पर हम इंडेस की बात करते हैं। On the date of acquisition, net worth of subsidiary company, सब्सिडरी कंपनी की औकात बताइए। नेट वर्थ ऑफ सब्सिडरी कंपनी, एक तो शेयर कैपिटल कितनी थी जल्दी बताइए, एक रिजर्व एंड सरप्लस कितना था जल्दी बताइए। 2 लाख। तो 5 लाख रुपए का तो शेयर कैपिटल थी, 2 लाख रुपए का रिजर्व एंड सरप्लस था। तो यहां पर ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ये ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन की बात हो रही है। हालांकि इस सवाल में जो डेट ऑफ एक्विजिशन है उसी दिन कंसोलिडेशन हो रहा है। तो ये औकात आ गई, सब्सिडरी कंपनी की औकात 7 लाख रुपए की थी, क्योंकि औकात में शेयर कैपिटल भी आएगी और रिजर्व एंड सरप्लस भी आएगा, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस भी शेयर होल्डर का होता है। किसी भी कंपनी के मेन मालिक होते हैं उसके इक्विटी शेयर होल्डर, और सारे प्रॉफिट लॉस उन्हीं के होते हैं। तो कंपनी की लायबिलिटी थी 5 लाख रुपए की और 2 लाख रुपए की रिजर्व एंड सरप्लस थे। तो उस कंपनी का जो शेयर होल्डर फंड था वो 7 लाख रुपए था, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। नेटवर्थ, ये 100% की नेटवर्थ है, राइट? ये पूरी नेटवर्थ है 100%, सारे शेयर आ गए इसमें, सारे शेयर होल्डर आ गए। अब इसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंडेस कहता है कि भैया जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी जरा देखें। 6.5 लाख। 6 लाख 50,000। 50,000। तो इंडेस कहता है, मैंने इंडेस का नंबर अभी नहीं बोल रहा हूं, इंडेस कहता है कि आपको इनको नेट ऑफ करना है दोनों को। तो आपने ध्यान से सुनिए, मैंने बताया था आपने 7 लाख की चीज 6.5 लाख में ले ली तो 50,000 का फायदा हुआ, और 7 लाख की चीज अगर 7.5 लाख में लेते तो 50,000 का नुकसान होता। से दिस इज ए, से दिस इज बी, ठीक है। तो यहां पर हम 7 लाख की चीज 6.5 लाख में आपने ले ली, तो A माइनस बी से मुझे बताइए क्या आ रहा है? गेन ऑन बार्गेन परचेज। वेरी गुड, गेन ऑन, ये खरीदने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है, और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट खरीदने वाला यानी होल्डिंग कंपनी यानी पेरेंट कंपनी बना रही है। तो गेन ऑन बार्गेन परचेज, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये हो गया गेन ऑन बार्गेन परचेज। सर 50,000 आ गया सर। और इन सब की जगह पर 1 मिनट जी देखिए, यहां पर मैं थोड़ा सा करेक्शन करवाऊंगा। रिजर्व एंड सरप्लस में
गेन रिजर्व गेन है तो वो तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में आएगा। ये 50,000 मैंने यहां जुड़वा दिया आपको, और यहां मैं लिखवा देता हूं नोट नंबर 5। ये नोट 5 से आ गया, ये इसमें इंक्लूडिंग जीओबीपी, इंक्लूडिंग जीओबीपी, ठीक है। अब बैलेंस शीट का टोटल मैच होगा कि नहीं ये बताओ मुझे। अरे आपने सभी तो वही लिया है, जब इंडिविजुअल बैलेंस शीट, जो सेपरेट बैलेंस शीट थी, जब वो टैलीड थी, तो जब उसी के फिगर्स को आप जोड़ कर ले रहे हो और किसी को जोड़ नहीं रहे हो तो आप उसका नेट इफेक्ट ले रहे हो, तो यहां पर क्या हो गया बताइए। क्या ये 1850 आ रहा है? यस सर, यस टैली हो गई ना, बैलेंस शीट टैली की नहीं जाती, हो जाती है। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। बैलेंस शीट मिलाते रहते हैं लोग, मैंने देखा है, मिल गई बैलेंस शीट, देख लो आप। तो आपने क्या सीखा? नोट लिखिए, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन गुडविल और जीओबीपी कैलकुलेटेड by comparing net worth of subsidiary and investment of parent in subsidiary। तो देखिए कितना आसान है इंडेक्स 110 का कंसोलिडेशन। सारी एसेट्स को जोड़ दो, सारी लाइबिलिटीज को जोड़ दो, सबसे पेरेंट कंपनी की शेयर कैपिटल लिख दो, शेयर कैपिटल को मत जोड़ो, पेरेंट कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस लिख दो, और जो सब्सिडरी की शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस जो नहीं लिखा है, जो नहीं जोड़ा है, उसको पेरेंट कंपनी के इन्वेस्टमेंट से नेट ऑफ कर दो। एनी डाउट इन दिस? हेलो, सर एक बार नोट दोबारा समझाना। ये देखें आप, कंसोलिडेशन प्रोसीजर बड़ा बिल्कुल सिंपल है। सारी करंट एसेट्स को, नॉन करंट एसेट्स को, करंट लाइबिलिटीज को, नॉन करंट लाइबिलिटीज को आप कंसोलिडेट करना है, मतलब कंबाइन कर दीजिए, एग्रीगेट कर दीजिए, ठीक है। शेयर कैपिटल सिर्फ पेरेंट कंपनी की लिख दीजिए। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि सब्सिडरी की शेयर कैपिटल कहां गई? कहीं नहीं गई, आएगी, अभी रुको, किसी और नाम से आएगी। रिजर्व एंड सरप्लस अभी किसके लिख दिए? केवल पेरेंट कंपनी के लिख दिए, सब्सिडरी के नहीं लिखे। तो आपके मन में आया क्यों नहीं लिखे, अभी आ जाएंगे, टेंशन मत लो। और उधर इन्वेस्टमेंट हमने नहीं लिखे थे, तो सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल जो एक्विजिशन की डेट पर थी, सब्सिडरी कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस जो एक्विजिशन की डेट पर थे, दोनों को जोड़कर लिखना था। 8 लाख बाकी थे लिखना, वो 8 नहीं, कितने, 5 और 2 7 लाख लिखना बाकी था। और वो 7 लाख को हमने 6.5 लाख से नेट ऑफ करके नेट 50,000 लिख दिया। अगर आप खुद सोचिए, लाइबिलिटी में 7 लाख लिखता और असेट्स में इन्वेस्टमेंट 6.5 लाख के लिखता तो भी टैली हो जाती। 7 लाख और 6.5 लाख का डिफरेंस मैंने 50,000 नेट लिख दिया है, गेन ऑन बार्गेन परचेज के नाम पर। एनी डाउट इन दिस? हेलो, नो सर। भाई डाउट तो क्या होना है, आप देखिए ना मैंने किया क्या है। सिर्फ आप ये देखिए जरा, ये 5 लाख, ये 2 लाख, 7 लाख और ये 6.5 लाख, बस। इनके अलावा मैंने सब लिख दिए। जो जोड़ जोड़ के लिखने थे जोड़ के लिख दीजिए, इंडिविजुअल लिखने थे इंडिविजुअल लिख दिए। इंडेस कहता है कि भाई आपको ये जो है, आप गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज रिकॉर्ड करिए, और वो गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज आपने रिकॉर्ड किया। कैसे किया? लॉजिक की बात है। आपने जो खरीदा वो 6.5 लाख में खरीदा, जो खरीदा उसकी वर्थ क्या थी? तो डेफिनेट सी बात है, सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल और रिजर्व पे आपका अधिकार आ गया। जैसे ही जिस दिन एच लिमिटेड ने
एच लिमिटेड ने जैसे ही एस लिमिटेड के 100% शेयर खरीदे, सारी शेयर कैपिटल पे अधिकार एच लिमिटेड का हो गया, सारे रिजर्व पे अधिकार एच लिमिटेड का हो गया। तो एच लिमिटेड का एस लिमिटेड की कैपिटल और रिजर्व में अधिकार है 7 लाख का। एस लिमिटेड के शेयर होल्डर की वर्थ 7 लाख है, लेकिन वो चीज इसको 6.5 लाख में मिल गई, सस्ते में खरीद ली, 50,000 का फायदा हो गया, सीबीएस में दिखा दिया डायरेक्टली नेट। सर एक चीज पूछनी है, हाँ पूछिए। पेरेंट की शेयर कैपिटल नहीं बढ़ेगी? ओ माय गॉड, पेरेंट की शेयर कैपिटल तब बढ़ेगी जब पेरेंट कंपनी किसी को अपने शेयर इशू करेगी। पेरेंट की शेयर कैपिटल तब बढ़ेगी, किसी भी कंपनी की, यार पेरेंट क्या करेगा, किसी भी कंपनी की शेयर कैपिटल तब बढ़ेगी जब वो शेयर इशू करेगी। राइट और रॉन्ग? सर फ्लक्चुएशन तो आएगा ना सर, क्योंकि उसने नया बिजनेस एक्वायर किया है। हाँ जी, उसकी शेयर कैपिटल मतलब जो शेयर्स हैं उसमें फ्लक्चुएशन तो आएगा ना, उसने नया बिजनेस एक्वायर किया है तो। हाँ मैं एंट्री करवा देता हूं, अभी मैं उसी पे आ रहा हूं। आपको यही तो दिक्कत हो रही है कि बड़ी बेसिक बात है। देखिए एक बात समझें, बुक्स ऑफ एच लिमिटेड, ये सेपरेट बुक्स है, अभी कंसोलिडेशन की बात मत कर लेना, सेपरेट बुक्स है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 6,50,000। इन्वेस्टमेंट नाम की एसेट बढ़ गई डेबिट, और बैंक बैलेंस नाम की एसेट कम हो गई क्रेडिट। एनी डाउट इन दिस? शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड एक्वायर्ड बाय एच लिमिटेड फ्रॉम ओपन मार्केट। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब तक कुछ नहीं दिया होता ना, जब तक कुछ नहीं दिया होता तो हम ये मानते हैं कि इन्वेस्ट करने वाला शेयर मार्केट से खरीदता है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि एस लिमिटेड ने आज ही सारे शेयर इशू किए हैं। लॉजिक से सोचिए कि मान लीजिए, इसको ऐसे सोचिए, एस लिमिटेड के पूरे 5 लाख शेयर, 50,000 शेयर 10 रुपए वाले, 5 लाख की कैपिटल मेरे पास थी, मैं शेयर होल्डर था, मैं और आप मिलकर थे, हम सब थे, चलो मान लो आप जितने भी लोग हैं और मैं, हम सब मिलकर एस लिमिटेड के 5 लाख रुपए के शेयर होल्डर शेयर्स थे, और एच लिमिटेड नाम की कंपनी ने मार्केट से खरीद लिया है। इसका ये एच लिमिटेड ने ये शेयर कब खरीदे? ये एंट्री होगी 31 मार्च 19 को। हो गया? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस दिन इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है किसी कंपनी के शेयर्स में, एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदती है तो जरूरी नहीं है दूसरी कंपनी ने उसी दिन इशू किए हों। और चलो आप मान लो कि आज ही एस लिमिटेड ने इशू किए शेयर और आज ही एच ने खरीद लिए हैं, तो आप बता सकते हैं मुझे एस लिमिटेड की बुक्स में क्या एंट्री होगी? कोई बता सकता है? 11th क्लास की एंट्री पूछ रहा हूं। एस लिमिटेड वाली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, राइट? यस सर। हाँ, तो एस लिमिटेड ने जब भी शेयर इशू करे होंगे, जब भी, तो एंट्री की होगी बैंक टू शेयर कैपिटल। और मान लो एस लिमिटेड ने आज ही शेयर इशू करे बैंक टू शेयर कैपिटल और आज ही एच लिमिटेड ने खरीद लिए, तो एच लिमिटेड तो एंट्री करेगी इन्वेस्टमेंट टू बैंक। शेयर इशू करने वाले के लिए शेयर कैपिटल लायबिलिटी होती है, जो शेयर खरीदता है उसके लिए एसेट और इन्वेस्टमेंट होता है वो। और आप देख लीजिए इन्वेस्टमेंट डेबिट हो गए, और इसीलिए एच लिमिटेड की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आए हैं, ये एंट्री हुई है तभी आए हैं। इज दिस क्लियर? यस। हाँ, तो ये सेपरेट बुक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? यहां पर ध्यान रखिए। हाँ, अब मैं जो मुख्य बात बता रहा हूं जरा ध्यान से सुनिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। कंसोलिडेशन एंट्री, अगर एच लिमिटेड की बुक्स में कंसोलिडेशन की एंट्री की बात करें तो एंट्री क्या होगी? देखें, नॉन करेंट एसेट डेबिट, करेंट एसेट अकाउंट डेबिट, एक मिनट, हाँ हो सकता है ना समझ में आए,
टू नॉन करेंट लाइबिलिटी अकाउंट, क्योंकि नहीं आएगी समझ में, उसका रीजन होता है कि हम लोग क्या एंट्री बनाते नहीं हैं। टू करेंट लाइबिलिटीज अकाउंट, हो सकता है इसमें डाउट है, लेकिन बड़ी सिंपल सी बात है। अरे एसेट बढ़ती है तो डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। टू करेंट लाइबिलिटीज अकाउंट। बताइए नॉन करेंट एसेट कितनी थी? एस की, एस की सब्सिडरी की 1.5 लाख। नॉन करेंट और करेंट। तो होल्डिंग कंपनी जो पेरेंट कंपनी है एच लिमिटेड, उसकी करंट एसेट और नॉन करेंट एसेट तो उसकी बुक्स में ऑलरेडी है ही। यहां पे 8 लाख से बढ़ गई। आप समझिएगा मेरी बात को, पहले अकाउंटिंग में एंट्री होती है, फिर पोस्टिंग होती है, फिर टोटलिंग होती है, फिर बैलेंसिंग होती है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है और उससे बैलेंस शीट बनती है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो एच लिमिटेड ने बनाई है, उसमें एच लिमिटेड ने अपनी एसेट लायबिलिटी में अगर एच लिमिटेड की एसेट लायबिलिटी को जोड़ा है तो उसकी अकाउंटिंग हुई होगी पहले, वो तो हमने डायरेक्टली सीबीएस बना दिया। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर एंट्री करने की बात आए तो नॉन करेंट एसेट डेबिट होंगी, ये 1 लाख की करेंट एसेट डेबिट होगी। नॉन करेंट लायबिलिटी देखें एस की, एस लिमिटेड की 1.5 लाख और 50,000। हो गया। एच लिमिटेड की असेट और लायबिलिटी उसकी बुक्स में ऑलरेडी होंगी तो उनको डेबिट क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एच लिमिटेड जब एस लिमिटेड को जोड़कर अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहा है तो एच लिमिटेड को अकाउंटिंग के तरीके से अपनी बुक्स में एस की एसेट को लाना पड़ेगा। एस की एसेट एच की बुक्स में आएगी तो बढ़ जाएगी डेबिट, और लायबिलिटी इधर एच की, ये एच की बुक्स बन रही है, ठीक है। टू नॉन करेंट और करेंट लायबिलिटीज, इतना हो गया। और यहां पर एच की बुक्स के इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएंगे तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, वो इन्वेस्टमेंट आप देखिए कितने के थे, 7 लाख के। खत्म क्यों हो जाएंगे सर? अच्छा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में खत्म नहीं हो गए, देखो आप प्रैक्टिकली सेपरेट बैलेंस शीट में खत्म नहीं हुए। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आप देखिए एच लिमिटेड की बैलेंस शीट देखना कंसोलिडेशन के पहले, उसमें इन्वेस्टमेंट थे कि नहीं? एच लिमिटेड की जो इंडिविजुअल बैलेंस शीट थी, जो सेपरेट बैलेंस शीट थी, उसमें इन्वेस्टमेंट डेबिट एसेट साइड में थे कि नहीं? थे सर। और कंसोलिडेशन के वक्त वो इन्वेस्टमेंट गायब हो गए कि नहीं? हो गए। तो हो गए, तो बुक से क्रेडिट करूंगा मैं। टू इन्वेस्टमेंट 7 लाख, तो 8 लाख प्लस 1 लाख 9 लाख की एसेट आई, 1.5 लाख और 2 लाख, ठीक है, 1.5 लाख और 50,000। ये अमाउंट कितना है मुझे बताना? 6.5 लाख। 6.5 लाख है सर। इन्वेस्टमेंट 6.5 लाख है, वही मैं देख रहा था, 6.5 लाख। तो 8 लाख और 1 लाख की एसेट आई डेबिट, 9 लाख। 9 लाख में से 2 लाख की लायबिलिटी भी आई है सामने वाले की। तो सामने वाले को जब हमने 100% एक्वायर किया तो एच लिमिटेड के लिए एक तरीके से नेट एसेट नेट वर्थ जो आई वो 7 लाख की आई, पर 7 लाख की चीज 6.5 लाख में आ गई। तो एक तरीके से यहां पर फायदा हो गया, और इसी फायदे को कहा टू गेन ऑन बार्गेन परचेज। अरे आपको इतनी सी बात तो मालूम होनी चाहिए कि बैलेंस शीट में बैलेंस आते हैं, तो बैलेंस कहां से आते हैं? ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस में कहां से आते हैं? लेजर अकाउंट में। लेजर अकाउंट में एंट्री की पोस्टिंग होना चाहिए, मतलब कोई ना कोई एंट्री तो होगी ना बुक्स में। कंसोलिडेशन करने के लिए कोई एंट्री तो पास अगर एग्जाम में करने को आ जाए तो ये एंट्री तो मालूम होनी चाहिए ना आपको। सर ये 50,000 रिजर्व एंड सरप्लस में भेज दिए थे ना। हाँ, तो गेन ऑन बार्गेन परचेज रिजर्व एंड सरप्लस का हिस्सा है ना। ये लो रिजर्व एंड सरप्लस लिख दो इसको, बस इतना ही क्या, ये बैलेंसिंग फिगर है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखवा रहा हूं मैं आपको यहां पर, नोट above entry is as per Ind AS 103। हालांकि Ind AS 103 अभी पूरा पढ़ना नहीं है, लेकिन Ind AS 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन है, उसमें आप बहुत तरीके से बिजनेस को आप एक्वायर करते हैं। यहां पर भी शेयर एक्वायर कर लिया आपने, कंट्रोल एक्वायर कर लिया। तो ये एंट्री जो हुई है
इंडेस 103 से हुई है, मींस while preparing on date of acquisition, हालांकि इस सवाल में डेट ऑफ एक्विजिशन और कंसोलिडेशन सेम है, मींस ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन इंडेस 103 इज एप्लीकेबल। गुडविल एनसीआई 0%, ये जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनी है ये इंडेक्स 110 से बनी है, जो कंसोलिडेशन का प्रोसीजर है वो इंडेक्स 110 में दिया है, तो ये पूरा प्रोसीजर इंडेक्स 110 का ही है। पर इंडेक्स 110 में ये लिखा है कि जो गुडविल और गेन और बार्गेन परचेज निकलेगा वो इंडेक्स 103 के हिसाब से निकलेगा। इंडेक्स 103 अभी आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हालांकि नंबर से कुछ भी नहीं होगा, आपको निकालना आना चाहिए। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि इंडेक्स 110 में ऐसा क्यों लिखा कि इंडेक्स 103 के हिसाब से निकलेगा, क्योंकि इंडेक्स 103 जब लॉन्च हुआ तो उसमें पहले ही ये कैलकुलेशन बता दी गई थी, तो वापस से इंडेक्स 110 में यही कैलकुलेशन बताने की जरूरत नहीं थी। इंडेक्स 110 में बोला कि आप गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज आप इंडेक्स 103 में जैसा दिया गया है वैसे ही निकाल लें, ठीक है। और फिर भी अगर कंफ्यूजन होता है तो अपनी जिंदगी से इंडेक्स 103 को हटा दीजिए, ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज कैलकुलेटेड, सर हमने तो अभी इंडेक्स 103 पढ़ा ही नहीं, तो भूल जाओ, फिर रहने दो। कैलकुलेटेड एज पर इंडेक्स 103। भाई ये उतनी सी बात हो गई कि मान लीजिए मैं आपसे जो है कोई एक किताब किसी ऑथर की पहले आ गई, उसने पर्टिकुलर कोई प्रिंसिपल बता दिया, तो नई किताब में नए प्रोविजन जब अमेंडमेंट आया तो जहां पे चेंजेस थे वहां चेंज बता दिए, बाकी बोल दिया कि बाकी पहले जैसे ही चलेगा। तो इसलिए सी बात है कि इंडेक्स 103 में कैलकुलेशन दी हुई थी, तो इंडेक्स 110 में वापस से ना समझाते हुए बोला कि ये इंडेक्स 103 फॉलो कर लो। कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी डेफिनेशन यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। और मैं आपको इस एंट्री को अल्टरनेट भी बता देता हूं। अल्टरनेटिव एंट्री सर मतलब ऑफ कंसोलिडेशन। सर कंसोलिडेशन की एंट्री आना जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि बैलेंस शीट में बैलेंस आते हैं, बैलेंस ट्रायल बैलेंस से आते हैं, ट्रायल बैलेंस में बैलेंस कहां से आते हैं? लेजर से आते हैं, लेजर में मतलब अकाउंट से आते हैं, अकाउंट में पोस्टिंग हुई है, तो पोस्टिंग हुई है तो एंट्री हुई होगी। तो मैं आज एच लिमिटेड की बैलेंस शीट में एस लिमिटेड को जोड़ रहा हूं, इसका मतलब है कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बकायदा कंसोलिडेशन करने के लिए सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग है। एच ने अपनी बैलेंस शीट अलग बना ली, अपना पूरा अकाउंट अलग बना लिए हैं, एस लिमिटेड ने अपने अलग बना लिए हैं। पर एच लिमिटेड जब एस लिमिटेड की बैलेंस शीट को अपने आप में मर्ज कर रहा है, ठीक है, तो फिर वो मर्ज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एंट्री करके दिखा रहा हूं। नेट असेट अकाउंट डेबिट डायरेक्टली कर लीजिए यार। अच्छा सर नेट असेट डेबिट कितनी? सर 7 लाख। आपने जिस दिन ये खरीदा इन्वेस्टमेंट टू बैंक, तो इन्वेस्टमेंट टू बैंक ये तो शेयर खरीदने की एंट्री हो गई, और सेपरेट बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस कम हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ गए होंगे। आप देख सकते हैं एच लिमिटेड की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट टू बैंक वाली एंट्री मैंने करवा दी है आपको, राइट? हेलो हेलो हेलो, यस सर। बड़ी सिंपल सी बात बोल रहा हूं। और असेट और लायबिलिटी के डिफरेंस को नेट वर्थ कहते हैं, नेट असेट्स। तो नेट असेट डेबिट और टू इन्वेस्टमेंट, ऊपर हमने एंट्री की थी इन्वेस्टमेंट टू बैंक। ये ध्यान रखना, ये एंट्री कब हो रही है? जब आप कंसोलिडेशन कर रहे हो, वरना नहीं होगी। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट रहेंगे। हाँ सर। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट ये 6.5 लाख, तो 6.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के बदले में 7 लाख की औकात आपको 7 लाख का अधिकार मिल गया, तो आपको फायदा हो गया। टू रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट, जिसको हम जीओबीपी बोलते हैं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। जिसको इंडेक्स 103 में डाउट आ रहा है, नंबर भूल जाइए ना, सिंपल सी बात है।
कंसोलिडेशन का प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है यार। आप एक काम करो, एच लिमिटेड और एस लिमिटेड की बैलेंस शीट को अलग अलग देखो और सबको जोड़ दो। आप सबको जोड़ दो, आप तो हटा दो नाटक। नॉन अरे करंट आ एसेट गया भी जोड़ सर। दो, करंट एसेट भी जोड़ दो, नॉन करंट लाइबिलिटी भी जोड़ दो, करंट लाइबिलिटी भी जोड़ दो, मान लो रिजर्व एंड सरप्लस भी जोड़ दो, शेयर कैपिटल भी जोड़ दो और इन्वेस्टमेंट भी लिख दो। फर्क सिर्फ इतना सा है कि सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल, सब्सिडरी कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस, उन दोनों को होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस में न जोड़कर ऐसा शो किया गया कि जो आपने एक्विजिशन किया था उसमें आपको 7 लाख की चीज मिली, 5 लाख की कैपिटल। देखो ये जो 7 लाख आया है ना, ये 2 तरीके से आ सकता है। और सब्सिडरी की सारी एसेट में से सारी लाइबिलिटी माइनस करो, ऑल एसेट माइनस ऑल लाइबिलिटी, या फिर शेयर कैपिटल और रिजर्व जोड़ दो, 7 लाख ही आएगा। राइट राइट सर। अरे बैलेंस शीट देखो ना, सब्सिडरी कंपनी की सारी एसेट और सारी लाइबिलिटी माइनस कर दो, एसेट में से लाइबिलिटी, तो भी 7 लाख आएगा, और शेयर कैपिटल और रिजर्व को जोड़ो तो भी 7 लाख आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में सब्सिडरी की शेयर कैपिटल, सब्सिडरी के रिजर्व एंड सरप्लस, दोनों को आप ऐड मत करिए, दोनों को अलग से लिखिए 7 लाख और उसको इन्वेस्टमेंट से सेट ऑफ कर दीजिए। तो ये डिस्क्लोज होगा कि ये जो कंसोलिडेशन हुआ है एच का एस के साथ, इस एक्विजिशन पर 50,000 का फायदा भी हुआ है, वो भी डिस्क्लोज हो जाएगा। राइट राइट सर। और लॉजिक से सोचो, शेयर कैपिटल और रिजर्व दिखाने की जरूरत ही नहीं है। जब आपने सारी एसेट दिखा दी और सारी लाइबिलिटी दिखा दी तो एसेट माइनस लाइबिलिटी वो 7 लाख आ चुका है। राइट सब्सिडरी कंपनी की सारी एसेट आपने जोड़ दी है होल्डिंग में, सब्सिडरी कंपनी की सारी लाइबिलिटी आपने जोड़ दी है होल्डिंग में, तो एसेट भी जुड़ गई, लाइबिलिटी भी जुड़ गई, तो नेट एसेट आ गई है। बस उस शेयर कैपिटल और रिजर्व को मैंने इन्वेस्टमेंट से सेट ऑफ कर दिया। राइट ये सेपरेट अकाउंट, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये। अरे ये मैं थोड़ी बोल रहा हूं यार, कोई भी व्यक्ति किसी, अगर आज भी आप भी रिलायंस के शेयर खरीदोगे तो एंट्री करोगे इन्वेस्टमेंट टू बैंक। इशू करने वाले के लिए शेयर कैपिटल लाइबिलिटी होती है, जो खरीदता है उसके लिए शेयर इन्वेस्टमेंट ही होता है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी नहीं आएंगे। तो नहीं आएंगे तो क्यों नहीं आएंगे? कंसोलिडेटेड में तो आना चाहिए। जब सब जोड़ रहे हो सब जोड़ दो। नहीं आएंगे का मतलब यह कि उसका नेट इफेक्ट आ जाएगा। इज दिस क्लियर? नेट इफेक्ट आ जाएगा। शेयर कैपिटल भी केवल पेरेंट किया है, रिजर्व एंड सरप्लस भी केवल पेरेंट किया है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में सब्सिडरी की शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस जो डेट ऑफ एक्विजिशन पे थे, इस सवाल में डीओ है, डीओसी है। नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आना तो सभी को चाहिए। जब आप कंसोलिडेशन कर रहे हो तो सारे फिगर जुड़ेंगे, लेकिन सारे फिगर्स डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट और शेयर कैपिटल ये एडजस्ट हो जाएंगे। नेट इफेक्ट आएगा।
क्लियर है क्या ये? हेलो, बोलिए। Yes, sir. यस सर। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन बस पढ़ना उसको इस तरीके से। मैंने इंडेक्स 103 का नाम लिया। अगर आपको लगता है कि नहीं 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 हमने तो इंडेक्स 103 पढ़ा ही नहीं, तो कोई बात नहीं, छोड़िए उस बात को। इंडेक्स 110 में केवल ये इसलिए लिखा है क्योंकि इंडेक्स 103 में ये कैलकुलेशन दे रखी थी, इसलिए वापस से पूरी छापने के बजाय उन्होंने लिख दिया एज पर दैट इंडेक्स। तो प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, तो जब भी एक कंपनी दूसरी कंपनी पर कंट्रोल हासिल करती है ना, वैसे मैंने आपको लिखवाया था कि कंट्रोल की बहुत वास्ट डेफिनेशन है, हम उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन जनरल मीनिंग कंट्रोल का मैंने बता दिया कि एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर दे तो कंट्रोल आ जाएगा। तो इंडेक्स 103 कहता है, इंडेक्स 103 कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में कंट्रोल हासिल कर लेती है तो भी वो बिजनेस कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन में आता है। अब बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला इंडेक्स हम पूरा पढ़ेंगे तब तो और डिटेल में पढ़ ही लेंगे, लेकिन यहां पर हमें इंडेक्स 110 फॉलो करना है। एक पेरेंट कंपनी है, एक सब्सिडरी कंपनी है। पेरेंट क्यों है? क्योंकि उसका सब्सिडरी पे कंट्रोल है तो कंसोलिडेटेड पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप है। तो फिर पेरेंट कंपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएगी, कंसोलिडेटेड पीएनएल भी बनेगा, कैश फ्लो भी बनेगा, वो बात की बात। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएगी तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के लिए हमें दोनों की अलग अलग बैलेंस शीट चाहिएगी, उन दोनों को जोड़ देना है। और आज हमने जो किया है उसमें दो बातें ध्यान रखना, एक तो एनसीआई नहीं थी, देयर इज नो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, और दूसरी बात डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन शेयर खरीदे थे ना उसी दिन कंसोलिडेट कर रहे हैं हम, सेम डे। हाँ अब आगे और भी चेंजेस आएंगे तो क्या क्या इफेक्ट आएंगे धीरे धीरे समझ में आएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। और मैं फिर कहूंगा, अगर आपको इस अकाउंटिंग एंट्री में दिक्कत आती है तो मत बनाइए, आपको तो सिर्फ सीबीएस बनानी आनी चाहिए सबसे पहले। पर मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझिए कि अगर आज मैंने होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में सब्सिडरी की एसेट लायबिलिटी जोड़ी है तो ऐसे अकाउंट में कुछ जुड़ता थोड़ी है। अकाउंट में तो डबल एंट्री सिस्टम से फॉलो चलेगा ना। मुझे प्रैक्टिकली सब्सिडरी, वैसे ऐसा थोड़ी होगा कि ईयर एंड पे सब्सिडरी की एसेट को उठा के होल्डिंग कंपनी के पास ला रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में। और बुक्स भी कौन सी? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज नहीं होंगे। कंसोलिडेट, जिस तरीके से कंसोलिडेटेड पीएनएल बनता है उसी प्रकार से कंसोलिडेशन के लिए जर्नल अलग से बनेगा। तो कंसोलिडेशन के लिए जो जर्नल बनेगा उसमें एंट्री शो होना चाहिए कि सब्सिडरी की नॉन करंट एसेट हमने डेबिट की, हमने करंट एसेट डेबिट की, नॉन करंट लायबिलिटी आई तो क्रेडिट हुई, करंट लायबिलिटी क्रेडिट हुई, असेट भी आ गई, लायबिलिटी भी आ गई, तो नेट असेट आ गई, तो नेट असेट डेबिट हो गई। और चूंकि नेट असेट लेकर आ रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट चले जाएंगे, क्योंकि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में उसको एडजस्ट करना है। तो बुक्स में इन्वेस्टमेंट कंसोलिडेटेड वाली बुक्स में, सेपरेट वाली बुक्स में नहीं, सेपरेट वाली बुक्स में तो एच लिमिटेड के पास एस के इन्वेस्टमेंट रहेंगे ही रहेंगे। तो कंसोलिडेटेड वाली बुक्स में एच इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो जाएंगे। तो लॉजिक से सोचिए कि मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में हम जब बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं दिखा रहे हैं तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट आते हैं तो डेबिट, तो बुक्स में नहीं दिखा रहे हैं तो क्रेडिट होंगे ना बुक से, हाँ या ना? हाँ सर। होना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको वो एंट्रीज करके दिखाई है। आपको आना चाहिए हाउ टू मेक द एंट्री, एंट्री को बनाना सीखिए आप, ठीक है? और ये बात दिमाग में फिट करिए आप। एक बहुत जनरल सी बात मैं यहां बता रहा हूं कि ये एसेट्स हैं, ये लायबिलिटीज है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस है। तो जो असेट माइनस लायबिलिटी है वो 7 लाख है और शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व भी 7 लाख है, तो वो अलग नहीं है कुछ। असेट माइनस लायबिलिटी का डिफरेंस ही शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व है, राइट? तो ये तो बड़ी बेसिक बात है। असेट माइनस लायबिलिटी से 7 लाख निकाल लो या शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व से निकाल लो, ठीक है? तो सब्सिडरी की शेयर कैपिटल और रिजर्व हमने लिखी नहीं है कंसोलिडेशन में। क्यों? क्योंकि वो असेट, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करने से हमारा अधिकार बना कंपनी सब्सिडरी की नेट एसेट पर, एच लिमिटेड का। तो अधिकार नेट एसेट पे बना, मतलब हमने एसेट्स को डेबिट किया, लायबिलिटी को क्रेडिट किया। असेट को डेबिट और लायबिलिटी को क्रेडिट किया बुक्स में, इसका मतलब ही है कि हमने 7 लाख नेट जो वर्थ थी वो ले ली है। अब आप उसको असेट माइनस लायबिलिटी मान के लो या शेयर कैपिटल रिजर्व मान के लो, लेकिन असेट माइनस लायबिलिटी क्यों माना? क्योंकि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में असेट और लायबिलिटी आएगी, शेयर कैपिटल और रिजर्व नहीं आएगा, राइट? हेलो? हाँ सर। बस। तो खैर बहुत ज्यादा समझाया, इतनी जरूरत है नहीं अभी फिलहाल।
इतनी जरूरत है ही नहीं, मैंने बहुत ज्यादा समझा दिया आपको। अगर आपको डाउट भी है ना तो ऐसी चीजों में डाउट है जिसका अभी रेलेवेंस नहीं है कुछ। अभी तो आपको सिर्फ कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनाना सीखना है, और वो आपको मैं समझता हूं 100% बनाना आ गई है इस केस में, केस 1 में, राइट? राइट सर। वेरी गुड।